आज का टॉपिक है क्या हमारा हिंदी का टॉपिक है समास। देखो समास का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, दो चीजों को जोड़ के छोटा कर देना। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूँ ना कि शब्दों के हिसाब से क्या अर्थ बनेगा, तो शब्दों के हिसाब से अर्थ बनता है कि दो चीजों को हमने जोड़ा, उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है। अब मान लो मैं बोलूँ कि भाई हमने बनाई है गौओं के लिए शाला बनाई है। शाला मतलब कमरा बनाया बड़ा सा जिसमें गाय क्या है रहती है। अरे तो ये बोला जाए गौओं के लिए शाला, एक मैं बोलूँ गौशाला, तो इन सारे वर्डों को मिलाकर क्या कर दिया मैंने, एक वर्ड बना दिया, छोटा वर्ड बना दिया। वही क्या होता है, समास होता है। बहुत बड़े से पद को क्या कर देना, छोटा कर देना। और यही तुम्हारी, अगर इंग्लिश में बात करूँ क्या होती है तुम्हारी समरी। जब भी कोई तुमसे पूछता है ना, दो वर्ड आते हैं ना तुम्हारी इंग्लिश में, एक ब्रीफ और एक एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में तो लिखनी होती है चीजें हमें बिल्कुल खोल कर बड़ी, जितना भी तुम उसको एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सप्लेन मीन्स ये। और ब्रीफ का क्या मतलब होता है, संक्षेप, मतलब 10 पन्नों का पाठ है और तुमने कितने में खत्म कर दिया, 4 लाइनों में सार बता दिया उसका, या एक अक्षर ऐसा बोल दिया जिससे पूरे पाठ का सार उस अक्षर में ही आ गया। वो क्या होता है, संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप मतलब छोटा। ठीक है, लिख लो। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है इस शब्द का अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, संक्षेप। संक्षेप माने छोटा। ठीक है, तो छोटा करेंगे तो दो चीजों को क्या करेंगे बेटे, मिला के क्या कर देंगे, एक मिला देंगे। चाहे दो हो या दो से ज्यादा चीज हो, सबको मिलाकर क्या कर देंगे, एक कर देंगे। तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। प्रोसेस क्या कहलाती है, समास कहलाती है। जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। क्लियर। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखो। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर, सार्थक शब्दों को मिलाने से बने एक सार्थक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक सार्थक शब्दों को मिलाने से बने एक सार्थक शब्द को, एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अभी उन्हें बात सुनना ध्यान से। सार्थक दो वर्ड से मिलकर बना सह जमा अर्थ। तो सार्थक का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द जिसका क्या निकले, कोई अर्थ निकले। अब ये शब्द कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, लेकिन होंगे क्या, दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों को हमने क्या कर दिया, मिला के क्या बना दिया, एक नया शब्द बना दिया। लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यानी कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाने से बने एक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं बेटे, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट है तो संक्षेप कर दिया, बता देना मैंने। अब मैं बोलूँ रोज रोज का क्या फंडा है, एक तो मैं बोलूँ रोज रोज और एक मैं बोलूँ हर रोज। तो रोज रोज को छोटा कर दिया, क्या कर दिया, हर रोज, एक शब्द बना दिया उनको जोड़ो। ठीक है ना, दिनों दिन ऐसे करते जा रहे हो। ठीक है, या हर दिन ऐसे बोल सकते हैं ना उसको, हर दिन मतलब क्या है, दिन दिन मतलब हर रोज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो समास के कितने भेद है बेटे, 6 समास के भेद। भेद होता है कितने टाइप के, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो 54 या 62 के करीब होते हैं। ठीक है, वो अपर क्लासेज में आते हैं। अब हम इसी लेवल तक करेंगे जो आपके 10th क्लास का लेवल है। इसके हिसाब से कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद हैं। कितने हैं, 6। भेद हैं, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास,
है। चौथा है आपका द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और छठा एंड लास्ट आपका है बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 भेद है। आज की क्लास में 3 ही भेद कराऊंगी, जो छोटे वाले, जो आपके बड़े हैं और जिनमें एक दूसरे से रिलेशन हो सकता है और उनमें से अलग अलग उनको पहचानना, वो मैं कराऊंगी कल। ठीक है, आज आपको 3 भेद कराऊंगी। कौन कौन से? अव्ययभाव, ठीक है, द्विगु और कौन सा आपको? द्वंद्व। जब इनके आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट, फिर इनमें से पहचान करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। समास का मतलब संक्षेप, मतलब जोड़ कर क्या कर देना? छोटा कर देना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना, जिसका क्या निकले? अर्थ निकले, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा, जो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बना है, उसको क्या बोलते हैं? समास। इसमें 2 टर्म आएगी, एक आएगा तुम्हारा समस्त पद, एक आएगा समास विग्रह। समस्त पद तो वो होगा जो सार्थक शब्द हमने बनाया है, और विग्रह वो होगा जिन शब्दों को जोड़कर हमने उसको बनाया है। क्लियर? मिटा दूं? बता दूं मिटा? वैसे बताऊं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में विद डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है। ठीक है बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा अव्ययभाव समास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएंगे। तो उसमें तुमने क्या लिखनी है? पहले अव्ययभाव की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, फिर उसके 2 एग्जाम्पल लिखनी है। तुमने तो लिखना है ऐसे, मैं वो भी लिखवाऊंगा, फिर ट्रिक से पहचानेंगे कैसे कि कौन सा समास है, वो भी तुम्हें इसके साथ ही बताऊंगी। ठीक है, बिटा दो अब। यस मैम। इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है पहला पद। बेटा समास में 2 पदों की बात चलेगी, एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद। समझाने के लिए 2 वर्ड आएंगे इसमें, एक आता है पूर्व पद और एक आएगा तुम्हारा उत्तर पद। पद का मतलब होता है स्थान। पहले स्थान पर जो अक्षर आएगा, जो शब्द आएगा, वो क्या होगा? पूर्व पद। दूसरे स्थान पर जो शब्द आएगा वो क्या होगा? उत्तर पद। ये 2 वर्ड याद रखना। ठीक है, इसी के ऊपर डेफिनेशन चलेगी। अब देखो मेरी बात सुनो, ये होता है पूरा मतलब पहला पद, और ये कौन सा होता है? दूसरा पद। यानी कि पहले के बाद वाला कोई सा भी पद हो, क्या होगा? उत्तर पद होगा। ठीक है, अब ये भाव समास की डेफिनेशन देखो। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, जिस समास के पूर्व पद की वजह से इफेक्ट पड़ता है ना उसकी उस पर, वो कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। यानी कि पहला पद प्रधान होगा। ठीक है, इसमें पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, और खास पहचान वो पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। वो पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। क्लियर? लिखो डेफिनेशन। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, वह अव्ययभाव समास कहलाता है। वह अव्ययभाव समास कहलाता है। क्लियर बेटा? एक इसमें मेन बात, इंपॉर्टेंट बात, पहला पद क्या होता है? अव्यय। पहला पद क्या होता है? अव्यय।
ये ट्रिक है, पहचानने की क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, एक तो ये है कि पहला पद यानी कि पूर्व पद वो क्या होता है बेटे, अव्यय। क्या होता है, अव्यय। अब तुम पूछो ये अव्यय क्या होता है ना, अव्यय को हिंदी में बोलते हैं बेटे अविकारी शब्द। विकार का मतलब होता है असर पड़ना, फर्क पड़ना। विकार, विकार का मतलब कोई, तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई, विकार आ गया, फर्क पड़ा ना, उसके वजह से क्या हुआ, फर्क पड़ा, वही क्या होता है, विकार होता है। तो अव्यय भाव समास, अव्यय जो अव्यय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द में बोलते हैं। ये वो शब्द होते हैं बेटे जिनके ऊपर वचन का एक वचन या बहुवचन, जिनके ऊपर लिंग का पुल्लिंग या स्त्री, जिनके ऊपर काल का मतलब तुम्हारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। चाहे इनकी वर्तमान में बात करो, चाहे भूत में करो, चाहे भविष्य में करो, चाहे इनको औरत बताओ, चाहे इनको पुरुष बताओ, चाहे एक वचन बताओ, चाहे बहुवचन, कुछ भी बोलो, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द बोलते हैं। समझ में आ क्लियर है? पहला पद क्या होगा बेटे, अव्यय होगा। दूसरा, जब कोई शब्द बार बार आए ना, लिख लो, जब कोई शब्द बार बार आए, वहां भी क्या होता है बेटे, अव्यय भाव समास होता है। वहां भी क्या होता है, अव्यय भाव समास। दिख रहा है ना सभी को? वहां भी क्या होता है बेटे, अव्यय भाव समास होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, दोनों के बताऊंगा। इसके एग्जाम्पल देखो, आजन्म, एक और भी पहचाना, पहला पद छोटा होता है, जन्म क्या है, बड़ा शब्द, और पहला शब्द क्या है, छोटा। एक और पहचान है कि पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। सब मतलब उसको पद बोलते हैं, यानी कि पहले स्थान पर जो आए वो अक्सर क्या होता है, छोटा होता है। पहला पद क्या होता है, छोटा। ये है बेटा समास, समस्त पद। ये क्या है, समस्त पद। अगर कोई पूछे इसका विग्रह क्या होगा, विग्रह में उसको क्या छोड़ेंगे, जन्म भर। इसका विग्रह क्या होगा, जन्म भर। इनका जो सारे जन्म में तुम दुखी रहे, तो ये बात बोल, उसके बजाय मैं बोल दूं आज जन्म मेरे को तो क्या रहना है, दुखी रहना है, या जन्म मेरे को क्या रहना है, सुखी रहना है। बजाय बोलने के पूरा जन्म में ऐसे रही, क्या बोल सकती हूँ, आज जन्म हो गया ना छोटा, वही क्या है, समास। तो आ गया, आ क्या है, अव्यय। अब चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान, चाहे एक वचन, चाहे बहुवचन, चाहे लिंग पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग, क्या रहेगा, आ ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आ क्या है, अविकारी शब्द मतलब क्या है, अव्यय। पता चल गया, पता चल गया। और देख लो, प्रतिदिन, और क्या लिख लो, प्रतिदिन, इसका क्या होगा, हर दिन। प्रतिदिन का समास भी क्या होगा, हर दिन। ठीक है, हर रोज। एक होता है सहर्ष, मतलब हर्ष के साथ। सह का मतलब क्या होता है, साथ, सह साथ। मैंने ये काम खुशी के साथ किया, मैंने काम सहर्ष किया, दोनों क्या है, सेम। यहाँ मैंने भी क्या बोला था कि मैंने ये काम खुशी के साथ किया, और मैंने ये बोल दिया मैंने काम सहर्ष किया, तो इसका क्या मतलब हो गया, अपने आप में हो गया कि मैंने काम किसके साथ किया है, खुशी के साथ किया है, सहर्ष, हर्ष के साथ। अब मैंने एक बात और बोली थी, जब कोई शब्द बार बार आए वहां पर भी क्या होता है बेटे, अव्यय भाव समास होता है। ये तो पहले पद के आगे अव्यय आ गया, प्रति से आ। ठीक है, देख, पर, परम, प्रति, बे, निर, निस, से, सह। ठीक है, आप। ठीक है, ये क्या है, पहचान है इसकी। ये सारे क्या है, अव्यय। जहाँ पर ये लगे होंगे ना वहां पर भी कौन सा समास होगा बेटे, अव्यय भाव समास।
अब दूसरी बात में आते हैं, जब शब्द की बार बार उत्पत्ति हो, जैसे दिनों दिन, यानी कि तू, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया क्या, दिनों दिन, इसका भी क्या होगा, दिन दिन, हर दिन, ठीक है, क्या होगा, हर दिन, ठीक है। एक होता है रातों रात, क्या होता है, रातों रात, मतलब रात ही रात में, रात ही रात में, ये हो गया इसका विग्रह। ये क्या है, विग्रह, ये क्या है, समस्त पद, फिर हो गया। ये मैं कह दूं हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ ही, हाथ ही हाथ में, ये भी कौन सा समास है, कॉम्प्लेक्स वर्ब, ठीक है। ये क्या है ना, मन तो क्या के लिए को है, हाथ में देगी, मैंने कहा हाथों हाथ लिए बुढ़े देगी, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। रात की रात में हम लगे रहे, एक एक कहते रातों रात हम काम करते रहे, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास, मतलब दो वर्डों को जोड़कर क्या बना दिया, एक सिंगल वर्ड बना दिया, क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। क्लियर बेटा, इसकी ये ठीक है, पहला पद क्या होगा, अव्यय, अव्यय माने अविकारी शब्द, अविकारी जिनके ऊपर लिंग वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एक और पहचान निकालिए कि पहला पद क्या होगा, छोटा होगा, पहला पद अव्यय होगा और दूसरे वर्ड से क्या होगा, छोटा होगा, वो भी अव्यय होगा। जब कोई वर्ड बार बार आए, जैसे हाथ याद में, विग्रह ना याद रहे, हाथों हाथ, दोनों बार क्या है, हाथ हाथ, रातों रात, दोनों बार क्या है, रात रात, वर्ड की क्या हो, रिपीटेशन हो, वहां पर भी कौन सा समास होगा बेटे, अव्यय भाव समास। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, कर लोगे, इसकी तुम्हारे फोन पे आ जाएगी, जो वर्कशीट होगी, उनका ना बेटा प्रिंट आउट करवा अपनी कॉपी में चेप लिया करो, जो तुम्हें वर्कशीट दी है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई क्वेश्चंस की थी, जो मैंने कल दी थी, उसमें एक कारक ऐसा था, एक सेंटेंस ऐसा था जिसमें दोनों कारक के संबंध कारक भी था और संबंध के साथ ही अपादान हो रहा, ठीक है ना, वही माइंड की बात है। और कहीं पर जाने की बात हो रही थी, वो जाना भी पहचानना है, जब दो अलग अलग जगह होंगी, दो अलग अलग नाम वाली जगह होंगी, यानी कि दो अलग अलग संज्ञा शब्द होंगे, वहां पर तो क्या था बेटे, अपादान था, है ना, अपादान, प्रत्यक्ष में तो अपादान था। राम कलकत्ता से बम्बई जा रहा है या दिल्ली से कहा जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है ना, और एक मैं घर से कहा जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, ये क्या था, कर्म कारक था। जब बात किसकी हो, खाली गमन की, किसकी हो, गमन की, चलने की, जाने की, बता दो आप, क्लियर है ये, डेफिनेशन लिख लेना अपने साथ साथ और विद एग्जांपल, ठीक है। एमसीक्यू में विग्रह पूछ सकता है या विग्रह से समस्त पद पूछ सकता है, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समस्त पद से विग्रह पूछ सकता है, विग्रह से समस्त पद पूछ के और समास का नाम पूछ सकता है। क्लियर है, पहचानोगे अब, अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आता है तो कभी टिक कर दोगे तुम, ठीक है। तो जो छोटे वाले हैं वो और करा रही हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन है वो कल बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ 3 समास कल करेंगे। अब देखो दूसरा क्या है, द्विगु समास, ये जल्दी समझ में आने वाले और छोटे हैं। नेक्स्ट क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है, इसमें पहला पद, पूरा पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, कैसा होता है, संख्यावाची, मतलब तुम्हें संख्या का आवाज होता है, जहां पर भी नंबर दिख जाए, पंच, त्रि, अष्ट, सप्त, हिंदी में 1 2 3 तो कहते नहीं, ठीक है, तो इनको कैसे बोलते हैं, एक आ गया तो एक तो एक है, 2 को द्वि, 3 को तृतीया, 4 को चतुर्थ, 5 को पंच, 6 को षठ, 7 को सप्तम, 8 को अष्ट, 9 को नवम या नवमी और 10 को दसम या दसवीं, ऐसे बोलेंगे। यानी कि जहाँ पर भी ये वर्ड होंगे, जहाँ पर भी पहला पद संख्या को बता दे, वो समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। लिख लो, जिस समास का पहला पद
ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास का पूर्व पद क्या होते संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। कौन सा होता है बेटे? द्विगु समास होता है। क्लियर है बात? इसके एग्जांपल लिख लो, उदाहरण लिखना हिंदी में, मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, उदाहरण से यहाँ पे लिख लो समस्त पद। और जब भी इसका विग्रह होता है समूह का आभास होता है। कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है? समूह का। लिखोगे लाइन? लिखो, तुम्हारे टेंथ के हिसाब से बेटे लिख लो, सबसे जरूरी है। ठीक है, होता है और जब समस्त पद का, और जब समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो समूह शब्द का उपयोग होता है। उपयोग का मतलब इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब देखो उदाहरण से, कोई भी दो उदाहरण है जो भी तुम याद रख सकते हो। पंजाब को बेटे पंजाब ऐसे ही कहा जाता है। पंजाब को पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा था। तो चीजें द्विगु समास, जो किसका एग्जाम्पल है? द्विगु समास का एग्जाम्पल है। पहला ये ले लो पंजाब का, पंजाब। पंच आबों का समूह, पंच आबों का समूह। आब को बोलते हैं बेटे नदी। हिंदी में आब का शाब्दिक अर्थ होता है नदी। तो पंजाब क्या बन जाएगा? पंच आबों का, आबों ब्रैकेट में लिख सकते हो नदी। पंच आबों का समूह। इसके विग्रह में हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, क्या? समूह। समूह वर्ड का क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चौराहा, जो हम बोलते हैं चौराहा, वो भी क्या है? द्विगु समास है। चौराहा, चौ माने 4, चौ माने बेटे 4, राह माने रास्ते। तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। पहला पद क्या है? संख्यावाची। पहला पद क्या है? संख्यावाची। क्लियर? त्रिकोण, त्रिकोण, त्रि माने 3, त्रि माने बेटा 3। तो क्या हो जाएगा? 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह। त्रिवेणी, जिसको तुम्हारी मम्मी सीखती होंगी, क्या है ना? त्रिवेणी सीखूंगी क्या? जेठ जेठ है ना? त्रिवेणी सीखती है औरतें। त्रिवेणी का क्या मतलब? 3 वेणों का समूह। वेण माने वृक्ष, वेण माने वृक्ष। ठीक है बेटे, लिख लो, ऊपर लिख देते थोड़ा, ये तुम्हारे बनाने के चक्कर में। त्रिवेणी, त्रिवेणी का क्या विग्रह हो जाता है? 3 वेणों अर्थात वृक्ष, 3 वृक्षों का समूह। जहां पर भी 3 वृक्ष इकट्ठे उग जाएंगे वो क्या बन जाएगी? त्रिवेणी। क्या बन जाएगी बेटा? वो त्रिवेणी। ठीक है, पंचवटी, 5 वटों का समूह, पंचवटी। कर लोगे? बहुत सारे संख्यावाची शब्द है। हो गया? क्लियर है? ट्रिक क्या है? पहला पद संख्या होगा। इसकी ट्रिक क्या है? जैसे नॉर्मल थिंग, पहला पद क्या होगा बेटे? संख्या होगा। जो भी समास का पहला पद संख्या हो वो उठा कर लिख दो। कौन सा होगा? द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। क्लियर है? मिटा दूं? उतार लिया क्या? सभी ने उतार लिया? ये ऊपर से तो मिटा दूं? कोई डाउट है ना बेटे? अभी पूछ लेना, मन में नहीं रखना। साथ साथ डाउट एक तो सुन ध्यान से लेना प्लीज।
मेंटली फिजिकली जैसे भी यही प्रेजेंट है ना, कहीं और नहीं जाना। अब जो तैयारी हो रही है ना, वो तुम ये लगा लो ग्रेजुएशन के बाद तक की हो रही है। ये तुम्हारी चलती रहेगी, जितने भी बच्चे अब तुम्हारे बाद आएंगे, जैसे 8, 9, 10 जैसे जाती रहेगी तब तक चलती रहेगी, तब तक तो तुम ऐसे टिप्स पे आ जाएंगे। कोशिश करूँगी तुम्हारी रीजनिंग भी कराऊँ, और मेरे पास बेटा छोटा होने की इतना टाइम नहीं बचता, नहीं तो रीजनिंग और चालू करेंगे। जैसे सर ने रीजनिंग का क्वेश्चन कराया जाए, ऊपर से देखे तो इतने सिर, नीचे से देखे तो इतने पैर, बताओ कौन से जानवर कितने हैं। ब्लड रिलेशन आता है, ये मेरे ताऊ के चाचा के बेटे की बेटी है, ये आते हैं ना ब्लड रिलेशन, ये निकालने, ठीक है। बहुत सारी चीजें है, अगर चलते रहे तो भाई तुम्हारा करवाई देंगे जब तक तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे। मिटा दूं, हो गया। फिर क्या है, पहला पद देख लेना, संख्या बन रहा है तो आगे टिक कर देना कौन सा समास है, को समझ। एक बेटे देखो एक चीज और है, यही पे डाउट क्लियर कर देती हूँ, वैसे बनेगा ये भाई, लेकिन इसके नाम पे क्या है, पंचानन। अगर हम इसको देखेंगे पंच, हाँ भाई पांच, क्या बोलेंगे, पांच, है ना, तो हम तो लगा देंगे द्विगु, जब ये तो द्विगु नहीं है, ये तो बहुवीर्य समास, ये तो क्या है, बहुवीर्य समास है ना। कल आप संख्यावाची है लेकिन फिर भी क्या है, बहुवीर्य समास है, जबकि द्विगु समास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी विशेषता है, पंचानन, पांच है आनंद जिसके, पांच है मुख जिसके। अब वो तो कोई स्पेशली होगा धरती पर एक, मतलब जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो वो विग्रह किसी अन्य को ही दर्शाता है, वहां पर कौन सा होता है, बहुवीर्य समास। लेकिन ये कोई नहीं को दर्शा रहे, त्रिकोण, तीन कोण, तो कहीं भी हो सकते हैं त्रिकोण, लेकिन पंचानन पांच सिर तो किसी खास के ही होंगे। ये तो है नहीं कि किसी हो गए पांच सिर और के होंगे, ऐसा तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर खास के होंगे। कि जब किसी अन्य पद की प्रधानता बताई जा रही हो, भले ही पहला पद संख्यावाची हो, लेकिन उस पद के जरिए किसी अन्य की, ना पूर्व पद की ना उत्तर पद की, किसी अन्य पद की क्या बताई जा रही हो, विशेषता, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा बेटे, बहुवीर्य। बहुवीर्य सबसे ऊपर है, सभी समास में सबसे ऊपर समास कौन सा आता है बेटे, बहुवीर्य। ठीक है, क्लियर हो गई बात, अब तो नहीं भूलोगे। जैसे त्रिकोण तो कहीं भी हो सकता है, खेत के 3 कोण बन जाएंगे, ये कमरे को हमने ऐसे दीवार बना दी, त्रिकोणा बन जाएगा, ये तो कहीं भी बन सकता है। यानी कि ये क्या होंगे, कैजुअल, लेकिन ये क्या होगा, स्पेशल, ये डिफरेंस है द्विगु और किसमें, बहुवीर्य। क्लियर बेटा, है तो पंच, लेकिन इसका विग्रह देखना, पंच है आनंद जिसके, यानी कि 5 सिरों वाला। ये धरती मनु का है ना, कोई दूसरा तीसरा आदमी 5 सिर वाला हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये कोई एक ही होगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा, बहुवीर्य। क्लियर है, डाउट क्लियर है ना फिर, चलो अब अंदर देखो, ये चीज बताना चाहे और तीसरा जो छोटा सा समास है वो होता है तुम्हारा द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है वैसे तो हिंदी में युद्ध, और युद्ध कितने जनों के बीच में होगा, दो, एक बोलता है ठंडा तो टकराएंगे नहीं, शरीर से एक ताकतवर और एक बिल्कुल सूखी हड्डी हो, वो तो लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे भी कौन, जिनमें बराबर की ताकत होगी, तभी तो लड़ने का दिल करेगा, वो तो भाग ही जाएगा। अगर सामने वाला ताकतवर है, एक कमजोर तो भाग जाएगा, फिर तो लड़ाई होगी नहीं। द्वंद्व होता था पहले, मलयुद्ध नहीं होता था, हाँ जिसमें ताकत आजमाते थे पहले, है ना, वो होता मलयुद्ध, द्वंद्व छिड़ गया। तो द्वंद्व में क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर के, दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी कि इसमें पूरा पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद बराबर के क्या होंगे, प्रधान होंगे। वो समास कौन सा हो जाएगा बेटे, द्वंद्व समास। लिख लो, जिस समास में, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ये बहुवीर्य और द्विगु वाला डिफरेंस नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक
है ना बेटा, वो ध्यान रखना। क्लियर? इसकी ट्रिक क्या है? देखो दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई चीज एक बार में दोनों के गुण रखते हो सकता है ऐसा भी। क्लास खत्म होने वाली है, बताइएगा और नहीं करना है, ठीक है बेटा। अगर मैं डिफरेंस भी बताऊंगी मैं कैसे, इसीलिए मैंने कर्मधारय तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास को रख लिया। थोड़ा सा डाउट यहाँ क्लियर कर दूंगी, बाकी अगली क्लास में करेंगे। इसकी ट्रिक जो है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। गलती मत करना ना, है ना तो मेरे से 100 बार पूछ रहे हो, लेकिन ना क्वेश्चन में गलती करनी, ना कोई टीचर पूछे तब गलत बताना है। मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन गलत नहीं बताना किसी को, ठीक है ना? पता चल गया? दो शब्द लिख दिया, दोनों आएंगे, दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। देखो इसका एग्जांपल देखो, इसका पहचान क्या है, योजक चिन्ह जो होता है ना, योजक चिन्ह और यूज होता है, क्या यूज होता है, और ये भी लिखना। इसमें समस्त पद के विग्रह में, इसमें समस्त पद के विग्रह में और शब्द का उपयोग होता है, ठीक है? क्लियर? अब देखो दोनों पद पर दान, मतलब दोनों की एक जैसी वैल्यू होगी। इसके एग्जाम्पल देखो, माता पिता, समस्त पद में योजक चिन्ह होगा ये, ठीक है? और विग्रह में किसका इस्तेमाल होगा, और का। विग्रह में किसका इस्तेमाल होगा, और का। माता पिता, माता और पिता, हो गया भाई? भाई बहन, भाई और बहन, क्लियर बेटा? फिर दिन रात, दिन रात, दिन और रात। There is one most important thing, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगी खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। अगर ये चलो लिख देते, इसको समझा दूंगी, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ये तो हमेशा समझाते हैं, खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा, द्वंद्व समास। बट ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय। द्वंद्व के मतलब या तो ये या ये, या दोनों क्या है, बराबर। अब देखो जो पिता है वो पिता ही रहेगा, वो माता तो बन नहीं सकता। जो माता है वो क्या है, माता ही है। अगर ये पुल्लिंग है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है? ये पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। ये दिन, ये रात, ये समय का अलग पैर है, ये समय का अलग पैर है, ये दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। दो पैर में आगे आधा दिन हो रहा, आधी रात हो गई, सब पॉसिबल है नहीं। आधा माँ है, आधा पिता पॉसिबल है नहीं, ठीक है? आधा दिन हो गया, आधा रात पॉसिबल नहीं, आधा भाई हो गया, आधी बहन पॉसिबल है नहीं है। लेकिन खट्टा और मीठा पॉसिबल है। खट्टा और मीठा को हम हमेशा पढ़ते हैं, द्वंद्व समास है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर्मधारय का ऑप्शन नहीं है, ध्यान से सुन लो, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर्मधारय समास का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको टिक करोगे किसमें, द्वंद्व समास में, या तो खट्टा या मीठा, खट्टा और मीठा। लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया कर्मधारय समास, ये एग्जांपल दे दिया, खट्टा मीठा, बताओ कौन सा समास है, और तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए भाई, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, क्या तत्पुरुष है, ठीक है?
तो तुम किस पे टिक लगाओगे? कर्मधारय। ठीक है, अगर ऑप्शन में कर्मधारय और ये ऑप्शन दे दिया, उस टाइम पर अगर द्वंद्व पर टिक कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक ही समय पर खट्टी मीठी नहीं हो सकती, हो सकती है, बाकियों में नहीं हो सकता। जो द्वंद्व समास के पद होते हैं वो इतने प्रधान होते हैं कि वो एक समय पर दोनों एक नहीं हो सकते कि भाई आधा तो पापा बन जाए आधी माँ बन जाए एक समय पर, ऐसा है नहीं है पॉसिबल। बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ना दिन और रात एक समय पे ऐसा होगा कि आधा दिन दिख रहा आधी रात है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ना भाई आधा दिखेगा ना बहन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई चीज एक ही समय पर खट्टी भी हो सकती है और मीठी भी हो सकती है। जैसे कर्मधारय में क्या बन जाएगा? खट्टा मीठा वड़ा। खट्टा और मीठा है जो वड़ा। अब तुम ये खाते हो, ये क्या बोलते हैं इसको? दही बल्ले। They give both taste, खट्टा एंड मीठा एट द सेम टाइम देते ना, क्या नहीं है? थोड़ा खट्टा मीठा है, तो फिर वो द्वंद्व कैसे हुआ? वो द्वंद्व कैसे हुआ? तो उसकी क्वालिटी होगी, ये खट्टा और मीठा दोनों एक ही टाइम पर फील दे रहा है, खट्टा भी और मीठा भी। तो वो जो समास होगा बेटे, तब ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय है भी कर्मधारय है। लेकिन अगर जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही मैं कि अगर ऑप्शन में कर्मधारय देना भूल गया और द्वंद्व दे दिया डेनिमेटिव, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में द्वंद्व दे के साथ में कर्मधारय समास का ऑप्शन दे दिया तो ये समास क्या बनेगा बेटे? कर्मधारय समास बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज एक समय पर खट्टी और मीठी दोनों हो सकती है। क्लियर है? आप गलती मत करना, आप पहचानोगे ना कर्मधारय और द्वंद्व में, क्या करके देख लेना उस चीज को कि ये दोनों एक टाइम पर एक हो सकते हैं। नहीं, अगर हो सकते हैं तो समास बन जाएगा कर्मधारय, अगर नहीं हो सकते तो समास कौन सा रहेगा? द्वंद्व। ठीक है, ओके बेटा, आप बताओ इन तीनों में कोई डाउट है? अब गलती मत करना समास में, ठीक है ना? पहचान यही होती है बेटा, कोई ट्रिक होना पहचान लिया है, इन दोनों वाले चेक कर लियो कि ये दोनों एक टाइम पर हो सकते इकट्ठे नहीं, दोनों की सेम वैल्यू है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, एक पुलिंग है तो एक स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? एक एक वचन होगा तो दूसरा बहुवचन होगा, इस टाइप का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या मिलेंगे? तुम्हें अपोजिट मिलेंगे। ठीक है ना? अब प्लूरल सिंगुलर एक के टाइम पर हो सकते हैं, एक के टाइम पर प्लूरल भी सिंगुलर भी हो सके। आई जो वो क्या है? वैसे सिंगुलर भी है ना? प्लूरल भी है, वैसे सिंगुलर भी है, वर्ग के हिसाब से लगाए तो प्लूरल भी है, वैसे सिंगुलर भी है। वो अलग टॉपिक हो गया, इनमें ये चेक कर लेना बेटा। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर है? अब कोई डाउट है इन तीनों में? नहीं है तो चलो फिर, ठीक है। और फिर तुम्हारे उसमें आ जाएगी, किसमें?